हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों। एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे अपने यूट्यूब चैनल मास्टरमाइंड बीपीएस में। मैं वीरेंद्र प्रताप सिंह आज आपके लिए संविधान से रिलेटेड टॉपिक लेकर आया हूं, मौलिक अधिकार। तो आज हम बात करेंगे मौलिक अधिकारों के बारे में। मौलिक अधिकार, तो दोस्तों सबसे पहले यदि हम बात करें मौलिक अधिकारों की, तो मूल संविधान में मौलिक अधिकारों की संख्या 7 थी और आज कितनी है? 6। यानी मूल संविधान में मौलिक अधिकारों की संख्या 7 थी। आज वर्तमान में जो मूल अधिकार हैं उनकी संख्या है 6 वर्तमान में। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले तो आपने ये बात याद रखनी है कि मूल संविधान में कितने थे और अब कितने हैं। मौलिक अधिकार या फिर इनको कह दीजिए मानव अधिकार। मानव अधिकार, ठीक है, मौलिक अधिकार या मानव अधिकार। अब यहां से बात करते हैं हम कि जो मौलिक अधिकार हैं इनका उल्लेख संविधान के किस भाग में है। तो मौलिक अधिकारों का उल्लेख संविधान के भाग 3 में है। ठीक है, कितने में है? भाग 3 में। और यहाँ से एक और पॉइंट पूछा जाता है आर्टिकल के संदर्भ में कि मौलिक अधिकारों का वर्णन किस अनुच्छेद में या कहाँ से कहाँ तक कितने अनुच्छेदों में है। तो हम यहाँ से यदि बात करें आर्टिकल की, तो आर्टिकल 12 से 35 तक, 12 से 35 तक जो है मौलिक अधिकारों के बारे में जो है इन अनुच्छेदों में इसके बारे में विवरण मिलता है। उसके बाद हम बात करेंगे कि मौलिक अधिकारों को कहा क्या जाता है। ये प्रश्न अक्सर बच्चे एग्जाम में गलत कर देते हैं। पूछा जाता है कि भारतीय संविधान में जो मौलिक अधिकार है, यानी मौलिक अधिकारों को संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। मैग्ना कार्टा कहा जाता है। ठीक है, मौलिक अधिकारों को संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। ठीक, अब यहाँ से यदि हम बात करें मौलिक अधिकारों की, तो सबसे पहले यहाँ पर मैं बताना चाहूंगा आपको कि 1215 में इंग्लैंड के राजा द्वारा इंग्लैंड की जनता को जो अधिकार दिए गए थे, 1215 में इंग्लैंड के राजा द्वारा इंग्लैंड की जनता को जो अधिकार दिए गए थे, उन अधिकारों को ही या उस दस्तावेज को ही मैग्ना कार्टा कहा गया। अब दोस्तों यहाँ से हम बात करेंगे मौलिक अधिकारों के या मानव अधिकारों के संदर्भ में कि जो ह्यूमन राइट्स है उसके संदर्भ में क्या क्या प्रश्न हमारे लिए बनते हैं जो एग्जाम पॉइंट ऑफ दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। हम यहाँ से आर्टिकल 12 से शुरुआत करेंगे। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो दोस्तों अब हम बात करेंगे आर्टिकल 12 के बारे में, जो हमारे संविधान का आर्टिकल 12 है। ये क्या कहता है इसकी यदि हम बात करें, तो आर्टिकल 12 संविधान का ये बहुत ही महत्वपूर्ण आर्टिकल है। राज्य शब्द की परिभाषा देता है। ठीक है, क्या देता है? राज्य शब्द की परिभाषा देता है। और यदि हम करें तो राज्य से संबंधित जो संस्थाएं हैं या जिनकी स्थापना राज्य सरकार करती है उन सब के बारे में हमें बताता है। ठीक है, आर्टिकल 12। अब यहाँ से यदि हम बात करें तो एक प्रश्न ये भी आ जाता है कि जो मौलिक अधिकार है, ह्यूमन राइट है, मौलिक अधिकारों की प्रकृति कैसी है। मौलिक अधिकारों की प्रकृति निषेधात्मक है। प्रकृति निषेधात्मक। तो आपने केवल आर्टिकल 12 के बारे में इतना ही याद रखना है कि ये जो है राज्य शब्द को परिभाषित करता है। अब आगे हम बात करेंगे आर्टिकल 13 की। आर्टिकल 13 जो है बहुत ही महत्वपूर्ण आर्टिकल है। इसके संदर्भ में बताना चाहूंगा आपको, ये बहुत ही महत्वपूर्ण आर्टिकल है। भारतीय संविधान का सबसे महत्वपूर्ण आर्टिकल यदि पूछा जाए तो वो कौन सा है? 13। अब वो कैसे है इसको मैं बताता हूँ आपको क्या है कि आर्टिकल 13 जो है ये कानून की किसी भी विधि को न्यायिक पुनरावलोकन के लिए चुनौती देता है। यानी कानून यदि कोई भी विधि बनाता है, हमारी संसद हो या केंद्र सरकार हो, कोई भी, तो उस विधि को चुनौती जो देने की पावर रखता है वो आर्टिकल 13 रखता है। ठीक है, यानी हम कह सकते हैं न्यायिक पुनरावलोकन। न्यायिक पुनरावलोकन।
तो आपने ध्यान रखना है कि ये बहुत ही महत्वपूर्ण आर्टिकल है। उसके बाद हम बात करते हैं आर्टिकल 13 एक और बात को बताता है जहां, और वह बताता है विधि। आर्टिकल 13 विधि शब्द को परिभाषित करता है। विधि का मतलब क्या है? कानून। कानून से संबंधित हमारी संसद या केंद्र सरकार जो भी कानून बनाएगी, या मान लीजिए राज्य सरकार जो भी कानून बनाती है, तो उस कानून को विधि कहते हैं। उस विधि शब्द को परिभाषित करता है यह जो कानून बना है। और अक्सर कई बार हमसे पूछा जाता है कि विधि शब्द को परिभाषित करने वाला आर्टिकल कौन सा? तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 13 आपको याद रखना है। आप इसमें मैं बता देता हूं आपको, वे विधि जो मौलिक अधिकारों का हनन करती हैं, वे विधि जो मौलिक अधिकारों का हनन करती हैं, उनके प्रति जो है न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है। यानी उस विधि को हम न्यायालय में चुनौती दे सकते हैं, इसलिए इसे कहा गया है न्यायिक पुनरावलोकन। अब यदि विधि की हम बात करें तो विधि हमारे पास दो प्रकार की, एक तो भारतीय संविधान के लागू होने से पहले और एक जो है संविधान के बाद की। कोई भी विधि चाहे संविधान के लागू होने से पहले बनी है या संविधान के लागू होने के बाद बनी है, उस विधि के द्वारा यदि ह्यूमन राइट्स यानी मौलिक अधिकारों का हनन होता है या हनन किया जाता है, तो हम उस विधि को न्यायालय में चुनौती दे सकते हैं। यही है आपका न्यायिक पुनरावलोकन, यानी बहुत ही मोस्ट है ये आर्टिकल 13। तो आप एक बार इसको देख लीजिए, चलते हैं उसके बाद आगे, ठीक है। अब आगे दोस्तों बात करेंगे हम कि अभी हमने आर्टिकल 12 जाना, 13 जाना, अब हम बात करते हैं आर्टिकल 13 के संदर्भ में और क्या क्या बात है। आर्टिकल 13 और हमारा ये कहता है कि यदि आर्टिकल 13 के तहत न्यायालय को शक्ति दी गई है, वह शक्ति दी गई है जो विधि को असंगत घोषित कर सकता है। यानी विधि को असंगत, यानी आर्टिकल 13 के द्वारा विधि को असंगत घोषित किया जा सकता है जो मानव अधिकारों को हनन पहुंचाती हो। अब यहाँ से आर्टिकल 13 के बारे में हमने जाना। अब हम जानते हैं एक एक करके कि जो हमारे मौलिक अधिकार हैं, जो मूल अधिकार हमें दिए गए हैं 6, मूल संविधान में 7 थे। 7वां मौलिक अधिकार संपत्ति का अधिकार समाप्त कर दिया गया, अब 6 है। तो अब हम बात करेंगे, सबसे पहले बात करते हैं समानता का अधिकार। समानता का अधिकार, आप इसको हेडिंग बनाकर लिख सकते हैं। और समानता के अधिकार की यदि हम बात करें तो आर्टिकल 14 से लेकर के 18 तक इसका विवरण है। आर्टिकल 14 से 18 तक, आर्टिकल 14 से 18 तक जो बात की गई है वो समानता के अधिकार की बात की गई है। मतलब कहने का ये है कि हम सबसे पहले आर्टिकल 14 को जान लें, उसके बाद आगे चलते हैं, ठीक है। तो आर्टिकल 14 देखिए, आर्टिकल 14 क्या कहता है? विधि के समक्ष समानता, ठीक है। यानी विधि के समक्ष समानता, विधि के समक्ष समानता, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है, सबसे पहले हम बात करें यदि विधि के समक्ष समानता विधि की, तो ये कहाँ से ली गई है? ये इंग्लैंड से ली गई है, ठीक है। ये बात आपने याद रखनी है कि विधि के समक्ष समानता जो ली गई है ये इंग्लैंड का प्रावधान है जो भारतीय संविधान में जोड़ा गया है। मतलब विधि के समक्ष समानता क्या मतलब है? कहने का मतलब ये, जितने भी कानून या जितनी भी विधियां बनाई जाएंगी भारतीय संविधान या केंद्र सरकार या भारत के अंदर, उसमें जो है किसी भी व्यक्ति के प्रति कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। चाहे वो मतलब किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी लिंग का हो, कानून के मामले में किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। यानी भेदभाव नहीं किया जाएगा। यह है आपका आर्टिकल 14। आपसे सीधा सीधा पूछ लेगा आर्टिकल 14 में क्या है? भाई विधि के समान समानता है, ठीक है। उसके बाद यदि हम बात करें यहाँ से, तो नंबर 2 पर एक बात और आ जाती है, ये 14 का फर्स्ट डाल दीजिए आप। वो बात ये आ जाती है कि विधियों के समान संरक्षण, विधि के समान संरक्षण। अब विधि के समान संरक्षण क्या है? आइए इसको भी जान लेते हैं।
विधि के समान संरक्षण, इसकी सबसे पहले हम बात करें कि विधि के समान संरक्षण, ये जो प्रावधान है ये लिया कहाँ से गया है, ये यूएसए से लिया गया है, यूएसए से लिया गया है विधि के समान संरक्षण। इसके संदर्भ में यदि हम बात करें, इसका अभिप्राय क्या है, इसका अभिप्राय सीधा ये है कि विधि को अलग अलग वर्गों के हिसाब से बांटा गया है। यह कह सकते हैं विधि अलग अलग वर्गों के हिसाब से व्यवहार कर सकती है। ठीक है, जैसे व्यवहार की हम बात करें तो जैसे कोई विकलांग है, सरकारी क्षेत्र में, नौकरी के क्षेत्र में उसको रिजर्वेशन देना, या जैसे सफर में सवारी के लिए उसको रिजर्वेशन देना। कहने का मतलब यह है कि विधि के समान संरक्षण, इसका मतलब यह है कि विधि जो है अलग अलग वर्गों के साथ जो है मतलब व्यवहार अलग कर सकती है। या हम कह सकते हैं कि जो महिला हो गई, या एससी वाले हो गए, या एसटी वाले हो गए, तो इनके प्रति जो है अलग अलग राज्य यदि चाहे तो सकारात्मक रूप से भेदभाव कर सकता है। अब सीधा सा आपसे पूछ लेगा किस भारतीय अनुच्छेद के तहत राज्य अलग अलग वर्गों के साथ भेदभाव कर सकता है, तो वो आपका आर्टिकल 14 का वो कौन सा पॉइंट है, दूसरा। ठीक है, उसके बाद अब हम बात करेंगे आर्टिकल 15 की कि आर्टिकल 15 क्या कहता है। देखिए, भारतीय संविधान का आर्टिकल 15 बहुत मोस्ट है। इसके ऊपर आर्टिकल 15 एक मूवी भी बनी हुई है जो कि पीछे रिलीज हुई थी। आज गर्मी थोड़ा ज्यादा है तो यहां से हम बात करेंगे। आर्टिकल 15 के प्रति 5 अधिकारों का उल्लेख किया गया है, यानी 5 अधिकारों का उल्लेख करता है आर्टिकल 15। 5 अधिकारों का उल्लेख करता है, और वो 5 कौन कौन से होगा, जैसे आपका मैं लिख देता हूं यहाँ पर। नंबर 1 जाति, नंबर 2 आपका हो गया धर्म, नंबर 3 आपका हो गया लिंग, यानी जाति हो गया, धर्म हो गया, लिंग हो गया, और जन्म स्थान। नंबर 4 जन्म स्थान, और नंबर 5 हो गया मूल निवास। सबसे पहले तो आपसे यही बात पूछ लेगा कि आर्टिकल 15 है क्या। आर्टिकल 15 जो है आर्टिकल 15 वो 5 अधिकारों का वर्णन करता है, या 5 अधिकारों का उल्लेख करता है। जैसे आपका जाति हो गया, धर्म हो गया, लिंग हो गया, जन्म स्थान हो गया, और मूल निवास हो गया। ठीक है, इसके आधार पर किसी भी व्यक्ति के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। ठीक है, यानी आर्टिकल 15 ये कह रहा है जाति, धर्म, लिंग, मूल स्थान, जन्म स्थान के आधार पर किसी भी व्यक्ति के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। जैसे ये बात आई आपके आर्टिकल 15 के पहले में। अब नंबर 2 दूसरी बात, आर्टिकल 15 में दूसरी बात क्या लिखी है कि सार्वजनिक स्थल, इसके संदर्भ में यदि हम बात करें तो यहाँ पे कहा गया आर्टिकल 15 के 2 में कि समाज के सभी वर्गों के लिए सार्वजनिक स्थल समान रूप से खुले रहेंगे, यानी कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा, चाहे वो स्कूल हो, कॉलेज हो, तालाब हो, मंदिर हो आदि। ठीक है दोस्तों, आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद चलते हैं आगे। अब हम बात करेंगे आर्टिकल 15 की धारा 3 के बारे में। आर्टिकल 15 की धारा 3 के बारे में यदि हम बात करें तो इसमें भी भेदभाव को थोड़ा सा परिभाषित किया गया। क्या किया गया है कि राज्य यदि चाहे तो बच्चों और महिलाओं के प्रति भेदभाव कर सकता है, यानी बच्चों प्लस महिलाओं। राज्य बच्चों और महिलाओं के प्रति भेदभाव कर सकता है, जैसे कि महिलाओं को अलग से आरक्षण देना या सुविधाएं देना, बच्चों के लिए स्कूली शिक्षा के लिए कोई विशेष प्रावधान करना। ठीक है, आर्टिकल 15 का 3। आर्टिकल 15 का 4 क्या कहता है। आर्टिकल 15 का 4 की यदि हम बात करें तो यह संविधान संशोधन अधिनियम 1951 के तहत जोड़ा गया, यानी प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1951 के तहत जोड़ा गया।
क्या जोड़ा गया यदि हम बात करें यहाँ से, तो इसमें सीधा सीधा प्रावधान किया गया, जैसे मद्रास में मेडिकल कॉलेज है, वहां पर लड़कियों को सीट नहीं मिलती थी, इसलिए इसको चुनौती दी गई। या हम कह सकते हैं कि इसके तहत एक और बात का प्रावधान किया गया, वो ये था कि समाज में पिछड़े लोगों के लिए, समाज में पिछड़े लोगों के लिए, यानी जो आपके पिछड़े लोग SC वाले हो गए, ST वाले हो गए, या OBC वाले हो गए, SC ST OBC, इन लोगों के लिए शिक्षा के क्षेत्र में राज्य आरक्षण का प्रावधान करेगा। शिक्षण संस्थानों में आप लोग जान लीजिए कि आर्टिकल 15 की जो धारा 4 है उसमें साफ लिखा है कि राज्य पिछड़े वर्गों के लिए SC ST OBC आदि इन व्यक्तियों के लिए शिक्षण संस्थानों में आरक्षण का प्रावधान करेगा। ये बात कही गई है आर्टिकल 15 के 4 में। उसके बाद हम बात करेंगे कि जो आर्टिकल 15 का 5 है वह क्या कहता है। तो आर्टिकल 15 का 5वां जो प्रावधान है, यदि इसकी हम बात करें तो 93वां संविधान संशोधन अधिनियम 2006 के द्वारा जोड़ा गया। 93 संविधान संशोधन अधिनियम, 93वां संविधान संशोधन अधिनियम यानी 2006 के तहत इसको जोड़ा गया 15/5 को। और इसमें क्या कहा गया, इसमें सीधा सीधा कहा गया कि उच्च शिक्षण संस्थानों में, यानी जो हाई लेवल के संस्थान होते हैं, जो बड़े कोर्सेज होते हैं, तो उच्च शिक्षण संस्थानों में SC व ST के लिए आरक्षण के लिए प्रावधान किया गया, यानी SC और ST के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया। ठीक है दोस्तों, अब इसके बाद हम जानेंगे आर्टिकल 16 कि आर्टिकल 16 क्या कहता है। आर्टिकल 16 की यदि हम बात करें तो ये रोजगार के अवसर के लिए हमें प्रोत्साहित करता है। ठीक है, यानी रोजगार के प्रति समानता, रोजगार के प्रति समानता। देखिए ये है क्या, मैं आपको बता देता हूं कि रोजगार के संदर्भ में राज्य किसी भी व्यक्ति के जाति, धर्म, लिंग आदि के प्रति भेदभाव नहीं करेगा। ठीक है, राज्य भेदभाव नहीं करेगा। इसके तहत 7 प्रकार के आधार है। 7 आधार कौन कौन से हैं? आधार जो 7 हैं वो कौन कौन से हैं? 5 तो आपके यही हो गए जो अभी हमने जाना था। पहले नंबर पर क्या हो गया आपका, जैसे जाति हो गई, धर्म हो गया, लिंग हो गया, मूल वंश हो गया। जाति, धर्म, लिंग, मूल वंश। ठीक है, 1 2 3, जाति, धर्म, मूल वंश, जन्म स्थान, उद्भव, जन्म स्थान हो गया, उद्भव हो गया, और एक आपका बचा क्या, निवास। निवास यानी इन चीजों का आधार मानकर राज्य रोजगार के अवसर में किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं करेगा। लेकिन यहाँ पर एक अपवाद है, और उस अपवाद की यदि हम बात करें तो यह है 16 का 3 में, आर्टिकल 16 के 3 में ये प्रावधान किया गया है अपवाद के रूप में कि राज्य यदि चाहे तो निवास के आधार पर भेदभाव कर सकता है। राज्य यदि चाहे तो निवास के आधार पर भेदभाव कर सकता है, और उसके लिए जो कानून बनाएगा वो कौन बनाएगा? उसके लिए कानून सीधा सीधा आपका संसद कानून बनाएगा। संसद, ठीक है, संसद कानून बनाएगा। जैसे कि यदि हम बात करें कि 98वां संविधान संशोधन यानी आर्टिकल आपका 371 का जे, जो कर्नाटक के राज्यपाल के लिए विशेष शक्तियां प्रदान करता है। जैसे बीदर, जो कर्नाटक का क्षेत्र है जिसका नाम है बीदर में जो है काफी पिछड़ा हुआ क्षेत्र था, वहां पर नौकरी के लिए जो है काफी नए नए प्रावधान किए, जाति के आधार पर, इन चीजों के आधार पर, मूल स्थान के आधार पर जो है भेदभाव किया गया। ठीक है, यानी 98वां संविधान संशोधन 371 की धारा ए में। ठीक है, चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद चलते हैं हम आगे। तो दोस्तों अभी हमने 16 को जाना। हमने जैसे कि अभी बात करी थी समानता का अधिकार, ये बात चलती है आपके 18 तक। अब आगे
हम बात करेंगे आर्टिकल 16 की धारा 4। आर्टिकल 16 की धारा 4। आर्टिकल 16 के 4 में क्या कहा गया है कि सरकारी नौकरियां अपर्याप्त प्रतिनिधित्व जिनका नहीं है, ठीक है, उनके लिए विशेष आरक्षण की व्यवस्था की जा सकती है या की जा चुकेगी। मैं आपको बता देता हूं कि सरकारी नौकरियों में जिनका के कोई योगदान नहीं है उनके लिए रिजर्वेशन की व्यवस्था, ठीक है, सरकारी नौकरी। उसके बाद हम बात करेंगे कि हमारे भारतीय संविधान का एक आर्टिकल है, आर्टिकल 340। आर्टिकल 340 क्या कहता है कि राष्ट्रपति एक आयोग बनाएगा। अब मेरी बात को ध्यान से समझ लीजिए कि आर्टिकल 340 से कहता है राष्ट्रपति एक आयोग बनाएगा या राष्ट्रपति एक आयोग का गठन करेंगे जो इस बात का पता करेगा कि भारत में सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से जो पिछड़े हुए लोग हैं, ठीक है, उनके बारे में राष्ट्रपति जो है कानून बनाएंगे, ठीक है, आर्टिकल 340। उसके बाद यदि हम बात करें तो 1953 में एक आयोग बना था जिसका नाम था काका कालेकर आयोग। काका कालेकर आयोग 1953 में एक आयोग बना था जिसका नाम था काका कालेकर आयोग, और 1955 में इस आयोग ने सिफारिश की थी कि भाई पिछड़े वर्गों के लोगों के लिए भी जो है मतलब आरक्षण दिया जाना चाहिए। काका कालेकर आयोग ने सिफारिश यानी 1955 में अपनी रिपोर्ट दी थी, या कह सकते हैं हम सिफारिश की थी कि पिछड़े लोगों के लिए आरक्षण की व्यवस्था की जानी चाहिए। और यदि हम बात करें इस आयोग की तो ये आयोग कैसा रहा था, ये आयोग असफल रहा था, ठीक। उसके बाद 1978 में इसके अध्ययन के लिए जब मोरारजी देसाई की सरकार थी, 1978 में मोरारजी देसाई ने एक आयोग बनाया जिसका नाम था बीपी मंडल आयोग। यानी 1978 में आयोग बना बीपी मंडल आयोग। बीपी मंडल आयोग बनाया गया। यदि हम बात करें बी का मतलब था यहाँ पर बिहार, ठीक है, सॉरी बिहार ने इसका नाम था बीपी मंडल आयोग। 1978 में ये आयोग बना, 1979 में इसने कार्य शुरू किया और 80 में इसने सिफारिश दी। यानी इस आयोग ने 1979 में कार्य शुरू किया और 1980 में इसने अपनी सिफारिश की। 1980 में इसने अपनी सिफारिश की क्या कि हाँ भाई सही है, पिछड़े लोगों को आरक्षण दिया जाना चाहिए। लेकिन तब तक क्या होता है, मोरारजी सरकार जो है वो समाप्त हो जाती है, यानी मोरारजी सरकार चली जाती है और इंदिरा गांधी की सरकार आ जाती है। सरकार आई, इसने ध्यान नहीं दिया, इंदिरा की सरकार ने ध्यान नहीं दिया, तब तक जो है ये चीज जो है समाप्त हो गई। उसके बाद अगस्त 1990 की यदि हम बात करें तो विश्वनाथ प्रताप की सरकार आई, उसने बीपी मंडल की सिफारिशों को देखा और ओबीसी के लिए आरक्षण का प्रावधान किया, 27% रिजर्वेशन का प्रावधान किया, ठीक है। बीपी सिंह की सरकार थी, बीपी सिंह की 27% का ओबीसी को। तो दोस्तों ये सारी बातें आपने ध्यान में रखनी है। आगे चलते हैं, आप एक बार इसको देख लीजिए सही से। देखिए यदि हम इंदिरा गांधी की सरकार के बारे में बात करें तो वो बात यह है कि इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ, इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ। इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ यानी 16 नवंबर 1992 की बात है ये, 16 नवंबर 1992। यदि हम बात करें तो इसके तहत ओबीसी को आरक्षण
ओबीसी को आरक्षण दिया गया था, सामान्य को आरक्षण नहीं दिया था, और ये जो है बहुत ही ज्यादा विवादित रहा। यदि हम बात करें आरक्षण के संदर्भ में सर्वाधिक विवादित, तो सबसे ज्यादा विवादित इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ 1992, ये विवादित है आरक्षण के संदर्भ में, ये सबसे ज्यादा विवादित रहा आरक्षण के संदर्भ में, और कई बार इसको पूछा भी गया है। उसके बाद यदि हम बात करें तो इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि आरक्षण की सीमा जो है 50% अधिकतम होगी, कि भाई आरक्षण की सीमा जो है 50% अधिकतम होगी। तो ये जो है विवादों में लटका रहा, लेकिन हुआ क्या, 69% तमिलनाडु को दिया गया, यानी तमिलनाडु में जो है 69 तमिलनाडु को 69% आरक्षण दिया गया, जिसके लिए 1995 में 73वां संविधान संशोधन किया गया और इसको 9वीं अनुसूची में जोड़ा गया। आप मेरी बात को समझ रहे हैं कि तमिलनाडु के लिए अलग से प्रावधान आरक्षण के संदर्भ में 9वीं अनुसूची में जोड़ा गया 1995 में 76वां संविधान संशोधन, यानी 1995 में 76वां संविधान संशोधन, ठीक है, और 9वीं अनुसूची में इसको रखा गया, ठीक है। अब हम बात करेंगे दोस्तों आर्टिकल 16 के बारे में, काफी बात हो गई। अब हम बात करेंगे आर्टिकल 17 की कि आर्टिकल 17 क्या कहता है। देखिए आर्टिकल 17 की यदि मैं बात करूं, आर्टिकल 17 कहता है छुआछूत, यानी अस्पृश्यता, यानी नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 से लेकर के यदि हम बात करें, या हम कह सकते हैं कि 17 को आधार बनाया गया, आर्टिकल 17 को आधार बनाया गया, और आधार बनाने के बाद नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 लागू किया गया, ठीक है। आपने, या हम कह सकते हैं कि आर्टिकल 17 हमारा ये कहता है भैया छुआछूत को खत्म करो, ठीक है। आर्टिकल 18 की यदि हम बात करें तो इसके तहत उपाधि और पदवी आदि का अंत किया गया है, ठीक है। यानी उपाधि और पदवी, जैसे पहले राजा महाराजा होते थे, उनकी उपाधि होती थी, पदवी होती थी, उसको समाप्त किया गया है, ठीक है। लेकिन किनको छोड़ करके, जो सेना होती है या शिक्षण संस्थान होते हैं, जैसे सेना में जनरल हो गया, कर्नल हो गया, ब्रिगेडियर हो गया, इन चीजों को, और शिक्षण संस्थानों में इनको छोड़ करके जो है कोई भी नागरिक किसी भी अन्य देश की उपाधि राष्ट्रपति के बिना ग्रहण नहीं करेगा, ठीक है दोस्तों। यानी उपाधियों का अंत। तो ये था आपका समानता का अधिकार। उसके बाद आगे हम बात करते हैं, आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो दोस्तों ये था हमारा समानता का अधिकार। इससे आगे अगला वीडियो हम आपको जल्दी ही, यानी कल अगला वीडियो देंगे। तब तक के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल मास्टरमाइंड बीपीएस को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए। और यदि आपको किसी भी विषय से संबंधित किसी प्रकार का मतलब जो है तैयारी के लिए कोई वीडियो चाहिए तो आप मुझको बताइए, मैं उसको बना करके आपको दूंगा। तो दोस्तों मैं वीरेंद्र प्रताप सिंह अब आपसे लेता हूँ विदा। कल फिर बहुत जल्दी हम लोग मिलेंगे। धन्यवाद, नमस्कार, थैंक यू।